विद्युत पाठ के आंकिक प्रश्न का प्रश्न संख्या 15 कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 15 देख लें। इस प्रकार से है, एक मकान में 100 वाट का एक पंखा, 50 वाट की ट्यूबलाइट, 100 वाट का टेलीविज़न सेट प्रतिदिन औसतन 10 घंटे चलते हैं। सारे इक्विपमेंट 10-10 घंटे चलते हैं। तो एक महीने में खर्च होने वाले यूनिटों की संख्या की गणना करना है। तो पंखा है, एक पंखे की शक्ति P1 करके हम इधर दिखे दे रहे हैं P1, तो क्योंकि एक ही है तो 100 वाट 100 गुणे 1 यानी कि टोटल हो गया 100 वाट। दूसरा दे रखा है 50 वाट की 2 ट्यूबलाइट हैं, तो 2 ट्यूबलाइट की शक्ति, 2 ट्यूबलाइट की शक्ति जिसको हम लोग P2 से दिखा देंगे। तो 50 वाट की ट्यूबलाइट है, 2 हैं तो 50 को 2 से गुणा कर देंगे 100 वाट, ये भी हो गया 100 वाट। उसके बाद कह रहा है 100 वाट का एक टेलीविज़न, एक टेलीविज़न की शक्ति, एक टेलीविज़न की शक्ति P3 दे रहा है 100 वाट, क्योंकि एक टेलीविज़न है तो 100 गुणे 1 बराबर हो गया 100। तो कुल शक्ति अगर हम निकाल लें, कुल शक्ति P बराबर है P1 प्लस P2 प्लस P3। यहाँ पर सभी उपकरण 10-10 घंटे चल रहे हैं, इसलिए पहले हम कुल शक्ति निकाल रहे हैं, वरना अलग अलग सबके यूनिटों की संख्या भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ 100 प्लस 100 प्लस 100 यानी कि कुल शक्ति हो गई 300 वाट। 300 वाट की कुल शक्ति है। अब अगर हम लोग इसमें यूनिटों की संख्या निकालें, यूनिटों की संख्या जिसको हम लोग किलोवाट आवर भी बोलते हैं, तो उसका होता है सूत्र वाट, कितने वाट खर्चा हो रहा है, कितने घंटा चल रहा है, कितने दिन का हमको ये खर्च निकालना है। तो 30 दिन का, एक माह का कह रहा है तो 30 दिन का खर्च हमको निकालना है, और बटे हो जाएगा 1000। जब दिन की बात ना कह रहा हो तो हम लोग दिन को नहीं रखते हैं या एक दिन मान लेते हैं। तो 300 वाट गुणे हो गया, घंटे चल रहे हैं 10 घंटे चल रहा है, दिन है 30 और बटे हो गया 1000। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 2 3, तो आ गया 90 यूनिट। 90 यूनिट बिजली का बिल हो गया। आंकिक प्रश्न संख्या 16 है। आंकिक प्रश्न संख्या 16 है, एक विद्युत हीटर पर 250 वोल्ट व 2 किलोवाट लिखा है। पूरी क्षमता से कार्य करने पर इसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और इसे 10 घंटे कार्य करते रहने पर 30 दिन में कितने किलोवाट आवर यानी कि यूनिट ऊर्जा व्यय होगी। तो ये कुछ पिछले क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पर 250 वोल्ट 2 किलोवाट लिखा है, का मतलब अगर इस हीटर को 250 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, विभवांतर दिया जाता है, तो ये 2 किलोवाट की शक्ति प्रदर्शित करता है। और पूरी क्षमता से कार्य करने का मतलब 2 किलोवाट का है तो 2 किलोवाट की ही क्षमता से कार्य करेगा। तो इसमें धारा हमको निकालना है, तो शक्ति P, हीटर की शक्ति P दे रखा है 2 किलोवाट। 2 किलोवाट, किलोवाट को बदल देंगे वाट में तो 2000 वाट हो जाएगा, 2000 वाट। और विभवांतर V दे रखा है 250 वोल्ट। जब 250 वोल्ट की सप्लाई देते हैं
तो ये 2000 वाट यानी कि 2 किलोवाट की शक्ति प्रदर्शित करता है। तो सीधे हम लोग को धारा निकालने के लिए P = VI फार्मूला पता है, लगा देंगे। यहाँ से I = हो जाएगा P/V। P का मान हमको पता है 2000 और V का मान हमको पता है 250। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 अठे 200। I का मान हो गया 8 एम्पियर। तो पहले तो ये आंसर हो गया। दूसरे नंबर पे ये कह रहा है अगर ये हीटर 10 घंटे कार्य करता है तो 30 दिन में उपभुक्त ऊर्जा, तो हीटर द्वारा प्रतिदिन 10 घंटे चलने पर 30 दिन में उपभुक्त ऊर्जा यानी कि KWH यूनिटों की संख्या होती है। तो वाट घंटा गुणे दिन और बटे हो गया 1000। वाट है 2000 वाट, घंटा है 10 घंटे, 30 दिनों के लिए चल रहा है और 1000 से सीधे से भाग लगा देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 600 किलोवाट आवर, या इसको यूनिट भी लिख सकते हैं। तो एक आंसर ये हो जाएगा। इस प्रकार से 16 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है। कह रहा है एक तार में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, समय दे रखा है 10 मिनट में तार से कितना आवेश यानी कि Q का मान पता करना है। तार से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ध्यान रहे प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं ये भी पता करना है। तो सबसे पहले हमको पता है I का मान 5 एम्पियर, विद्युत धारा I का मान पता है 5 एम्पियर, और हमको समय T पता है 10 मिनट। 10 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 600 सेकंड। तो समय का मान हमको 600 सेकंड। तो I = होता है Q/T, या हम लोग लिख सकते हैं आवेश Q = हो जाएगा IT। Q = हो जाएगा IT। तो Q = I का मान 5, T का मान 600, तो Q बराबर हो जाएगा 3000 कूलाम। 3000 कूलाम। तो एक आंसर ये हो जाएगा 3000 कूलाम। दूसरा कह रहा है प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश। पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, क्योंकि ये इतना आवेश 600 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है। तो 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश हो जाएगा 3000 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है पूरा 600 सेकंड में। तो प्रति सेकंड आवेश कितना प्रवाहित होगा, 3000 को 600 से भाग कर दें, पाँच कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होगा। 5 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होगा। अतः प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की
संख्या n इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन E। यहाँ हम लोगों ने Q इक्वल टू एन ई फार्मूला पढ़ रखा है, जहाँ पर E होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश या जो भी आवेश है उस प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर n इक्वल टू क्यू अपॉन एन ई, एन इक्वल टू क्यू का मान दे रखा है 5 कूलाम, ई का मान हमको पता है होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश चाहे प्रोटॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। यहाँ प्लस माइनस लगाने से कोई मतलब नहीं है। इसको अगर हम लोग हल करेंगे, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। 8 से अगर हम लोग इसको भाग लगाएंगे, 8 से अगर हम लोग भाग लगाते हैं 25 को, आठ से भाग करेंगे, 8 त्रिक 24, बचेगा 1.0, 8 एकम 8, बचेगा 2, 8 दूनी 16, 4, 8 पंचे 40, 3.125 लगभग आएगा, 3.125। तो n बराबर आ जाएगा 3.125 गुणे 10 की घात माइनस 19 है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की घात प्लस का 19 इलेक्ट्रॉन। तो 10 मिनट में तार से जो आवेश प्रवाहित हो रहा है वो 5 कूलाम है और प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, क्योंकि प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश हमने निकाल लिया, कुल आवेश को 600 से भाग करके 600 सेकंड में प्रवाहित आवेश था 3000 कूलाम, तो 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश हो गया 3000 बटे 600 5 कूलाम। और 5 कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उसको Q अपॉन एन ई से डिवाइड कर दिया, जहाँ ई है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, कुल आवेश को 1 इलेक्ट्रॉन से आवेश से डिवाइड कर दिया। इसका आंसर बुक वाला आंसर है 1.87, बुक में 1.875 इंटू 10 की पावर 22 दे रहा है। तो इस पर एक बार देख लिया जाएगा, विचार विमर्श कर लेंगे। वैसे तो ये गलत है जहाँ तक हमें अभी तक लग रहा है। प्रश्न संख्या 18 में इस प्रकार से परिपथ बना हुआ है, जिसमें एक R1 प्रतिरोध है, इसी के श्रेणी क्रम में ये 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, लेकिन ये तीनों प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में हैं, लेकिन इसके साथ श्रेणी क्रम में है। इसी तरह ये जो आगे 3 प्रतिरोध हैं, आगे 5 प्रतिरोध हैं, ये कुल मिला के ये R2 R3 R4 और R1 ये और ये आपस में श्रेणी क्रम में है, लेकिन ये तीनों आपस में समांतर क्रम में, ये तीनों पांचों आपस में समांतर क्रम में। अच्छी बात इस क्वेश्चन में ये है कि ये तीनों प्रतिरोधों का मान समान है, इन पांचों प्रतिरोधों का मान समान है और इसका तो अकेला है, इसका अपना एक मान है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन 3 प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, इन 5 प्रतिरोधों का समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे और उसके बाद तीनों का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो यही देखिए यहाँ पर इसी प्रकार से बुक वाला परिपथ बना हुआ है। तो हम सबसे पहले R2 R3 और R4 का समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। R2, R3 व R4 का समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, इसको हमने नाम दे दिया R डैश, इसको हमने नाम दे दिया R डैश। तो समांतर क्रम में है तो 1/R डैश बराबर हो जाएगा 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। मान रख दें 1/R2 का मान हो गया, सभी के मान 3 है तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 और 3/3 हो जाएगा
3/3 को काटेंगे तो 1/1 आएगा, यानी कि R डैश का मान आ गया हमारा 1 ओम। R डैश 1 ओम आ गया। इसी तरह अब हम ये जो पांचों प्रतिरोध हैं इनका मान 5 ओम है, इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे समांतर क्रम में। तो R5, R6, R7, R8, R9 का समांतर क्रम बोलें या पार्श्व क्रम बोलें, क्रम में तुल्य प्रतिरोध इसको नाम दे दिया R डबल डैश। तो ये हो गया 1/R डबल डैश बराबर 1/R5 प्लस 1/R6 प्लस 1/R7 प्लस 1/R8 प्लस 1/R9। क्वेश्चन आसान है क्योंकि 5 दिए हैं तो 5/5 फिर ये हो जाएगा 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, सभी का मान 5 ओम है। तो ये कुल मिला के सारे लघुत्तम 5 ही हो जाएंगे, तो ये टोटल ऊपर जुड़ जाएगा 1/R डबल डैश बराबर हो जाएगा 5/5, 5 से 5 कट जाएगा 1 ओम। तो R डबल डैश बराबर भी आ गया हमारा 1 ओम। हमसे इसमें पूछा क्या गया है, सभी प्रतिरोधों के सिरों पर बहने वाली विद्युत धारा व प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर की गणना करनी है। अब देखिए, जो इसका मिला जुला प्रतिरोध आया, इसका जो हमने मिला जुला प्रतिरोध निकाला है वो R डबल डैश निकाला है, इसका जो मिला जुला हमने प्रतिरोध निकाला है वो R डैश निकाला है। अब मिला जुला में एक बात समझिए, यहाँ से धारा निकल रही है I, ये है धारा। अब यही धारा आई जाएगी R1 में, यही आगे बढ़ेगी, तो कुल मिला के तीनों में अगर हम देखा जाए तो जो R डैश है उसमें भी धारा जा रही है I, बस अंदर जाके 3 हिस्सों में बढ़ जा रही है। तो R डैश में तो धारा I ही जाएगी, बस अगर हम एक साथ देख रहे हैं। और R डैश से निकल के जब अगर इनको सबको एक साथ मिला लिया जाए तो जो तुल्य प्रतिरोध है R डबल डैश उसमें भी धारा I ही जा रही है। तो ये तीनों में धारा का मान समान है, इसका मतलब ये आपस में हो गए श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में हम परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। मतलब जो धारा I यहाँ से निकल रही है वही धारा R1 में जाएगी, वही धारा कुल मिला के R डैश में जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये धारा 3 बराबर हिस्सों में बट जाएगी। बराबर हिस्सों में इसलिए बटेगी क्योंकि तीनों प्रतिरोधों के मान बराबर हैं। इसी तरह जब यहाँ से ये धारा निकलेगी फिर ये हो जाएगी यहाँ पर I, यहाँ से निकलते समय आपस में I1 I2 I3 I4 फिर से I हो जाएगी। जब इन पांचों भागों में 5 भागों में बटेगी धारा, तो प्रत्येक प्रतिरोध में अगर हमको धारा निकालनी है तो I को हम 5 भागों में बांट देंगे बराबर बराबर, तो सभी में धारा का मान बराबर होगा, लेकिन I के 1/5 के बराबर होगा। तो हम सबसे पहले करने वाले हैं इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध जो R हम निकालने जा रहे हैं वो किसके किसके योग के बराबर होगा। जो R है वो R1 प्लस ये आपका R डैश प्लस R डबल डैश के योग के बराबर होगा, R डबल डैश के योग के बराबर होगा। अब यहाँ पर R1 का मान भी 1 है, R डैश का मान भी 1 आया था और R डबल डैश का मान भी 1 आया, तो यानी कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आ गया 3 ओम। 3 ओम तुल्य प्रतिरोध आ गया। अब 3 ओम पर तुल्य प्रतिरोध आने का मतलब हम लोग परिपथ में धारा भी निकाल सकते हैं। परिपथ में धारा अतः परिपथ में धारा I बराबर हो जाएगा V इक्वल टू IR होता है, तो I इक्वल टू हो जाएगा V/R। V का मान हमको शुरू में ही 4.5 वोल्ट पता है बैटरी में, और बटे R का मान आया 3,
3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 1 = 3, तो धारा का मान आ गया 1.5 एम्पियर। अब देखिए सब में अलग अलग धारा का मान हमको बताना है, तो हमको पता है यही आई धारा जो है वो इसमें R1 में जा रही है, तो R1 में धारा हो जाएगी 1.5 एम्पियर। अच्छा, R2, R3, R4 में यही जो आई धारा है वो 3 भागों में बट जाएगी, तो 3 बराबर हिस्सों में बटेगी, यानी कि R2 में धारा R2, R3 व R4 में जो धारा होगी वो 1.5 को 3 भागों में बांट देंगे तो आ जाएगी 0.5 एम्पियर। इसी तरह यहाँ से जब आई धारा इसमें चलेगी तो 5 बराबर भागों में बढ़ जाएगी, तो R5, R6, R7, R8, R9 में धारा जो होगी वो हो जाएगी 1.5, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.3 एम्पियर। तो सब में धारा हमको पता लगे। अच्छा, अगर हमको सब में धारा पता है, सब में वोल्टेज पता है, तो विभवांतर भी पता हो जाएगा। अब देखिए 4.5 जो विभवांतर है, क्योंकि ये R1, ये R' और ये R" आपस में श्रेणी क्रम में है, R1, R', R', तो जितना ये विभवांतर है ये 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक इसमें V1 मान लेते हैं, एक इसमें इसको V' मान लेते हैं, एक इसमें V" मान। 4.5 वोल्ट जो है वो 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा, बराबर तो नहीं होगा, 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। अब V1 जो होगा वो हम लोग यहाँ पर निकाल लें, R1 में विभवांतर, R1 में विभवांतर, तो V1, R1 में विभवांतर अगर हम V1 मान रहे हैं तो V = IR होता है, तो क्योंकि धारा जा रही है I, इसमें धारा सब में जिसका जो नाम है उसी हिसाब से हम मान ले रहे हैं, जिसमें R1 है उसमें तो फिलहाल तो I जा रही है, बाकी R2, R3, R4 में हम I2, I3, I4 मानेंगे। तो V1 = हो जाएगा IR1। I का मान हमको पता है 1.5 और R1 का मान दे रखा है 1, तो हो जाएगा V1 बराबर 1.5 वोल्ट, V1 बराबर 1.5 वोल्ट। V1 यानी कि R1 में विभवांतर पता लग गया। अब जो V' होगा, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, अब ध्यान दीजिए, समांतर जो इस पूरे का विभवांतर होगा ये 3 भागों में अब नहीं बटेगा, क्योंकि समांतर क्रम में जो चीज़ें जुड़ी होती हैं उनमें जो विभवांतर दिया जा रहा होता है, अब ये वाला विभवांतर नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ चीज़ें श्रेणी क्रम में भी हैं। जो यहाँ से इंटर कर रहा है विभवांतर, जो यहाँ से इंटर कर रहा है विभवांतर, तो यहाँ से क्योंकि 1.5 तो इसने खर्च कर लिया है, तो जो यहाँ से इंटर कर रहा है विभवांतर वो यहाँ पर सेम रहेगा, इसमें, क्योंकि अभी यहाँ भी विभवांतर बट गया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे R2, R3 व R4 में विभवांतर, इसको हमने V' माना है तो V' मान लेंगे। V' बराबर हो जाएगा अब R2, R3, R4 में जो धारा गई थी उसको हम I' मान ले रहे हैं यहाँ पर, तो आसान हो जाएगा। यहाँ पर इसको I" मान ले रहे हैं, तो जो I' तो ये हो जाएगा I' और R'। V' विभवांतर, I' जो इसमें धारा जा रही थी, कुल मिला के धारा जा रही थी इसमें, नहीं धारा तो यहाँ पर धारा तो ये अलग अलग सब में 0.3 जा रही थी, यहाँ पर धारा का मान तो I ही रहेगा, क्योंकि कुल मिला के R' में भी धारा I ही जा रही थी। तो V' बराबर हो जाएगा IR', तो V' का मान हो गया, I का मान है 1.5 और R' का मान आया था जो हम लोगों ने निकाला था 1 ओम।
तो ये भी आ जाएगा V डैश बराबर भी 1.5 वोल्ट। इसी प्रकार अगर हम लोग निकालेंगे R5, R6, R7, R8 व R9 में विभवांतर V डबल डैश, इसको V डबल डैश मान लिया है, विभवांतर जो है इसमें जाएगा, तो धारा कुल मिला के अगर टोटल इस R डबल डैश में देखा जाए जो इसका तुल्य प्रतिरोध है, धारा तो उसमें भी आई जा रही है, तो हो जाएगा I R डबल डैश। तो V डबल डैश बराबर हो जाएगा, I का मान 1.5 है और R डबल डैश का मान भी 1 ओम आया था, तो इस प्रकार V डबल डैश का मान भी हो गया 1.5 वोल्ट। तो मतलब यहाँ पर सभी प्रतिरोधों में 1.5 वोल्ट की विभवांतर होगा और धारा 0.5 एम्पियर R2, R3, R4 में, R5 से R9 में 0.3 और इसमें हो जाएगा 1.5। आंसर मैच कर लेते हैं एक बार, ठीक है। प्रत्येक में धारा 1.5 वोल्ट है, R2, R3, R4 में भी, इसमें भी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्रश्न संख्या 19 में पूछ रहा है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, हमको सबको पता है, हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे यहाँ आगे। यहाँ पर 19 में दे रहा है L लंबाई तथा A मोटाई के एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 और मोटाई 3A है उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो पहले तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर लंबाई को 1/3 कर दिया गया है और मोटाई को 3 गुना कर दिया, 1/3 कर दिया गया। तो पहले इस तरह के क्वेश्चन जब भी हमको करने हो तो हम लोग पहले स्थिति तार की लंबाई L तथा मोटाई A हो तो प्रतिरोध R बराबर होगा रो L/A। L यहाँ पर कैपिटल दिया है तो कैपिटल लिख लेंगे, L/A। अब क्योंकि यहाँ पर ये दे रहा है L लंबाई और RA मोटाई के तार के प्रतिरोध 10 ओम है, तो यहाँ R की जगह हमने रख दिया 10 और रो L/A जैसे लिखा था वैसे ही लिख दिया और इसको बना दिया इक्वेशन नंबर 1। अब प्रश्नानुसार में जो ये कह रहा है, प्रश्नानुसार तार की नई लंबाई L डैश हमने मान लिया, वो हो गई है L/3। इसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन करने हैं जो इस तरह का आएगा। तार की नई मोटाई यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A डैश जो है वो हो गया 3A। तो नया प्रतिरोध जो होगा यानी कि R डैश बराबर हो जाएगा रो L डैश/A डैश, क्योंकि यही फार्मूला होता है। अब यहाँ वैल्यू रख दें, R डैश बराबर रो का मान, रो तो सेम रहेगा, L की जगह हो गया L/3 और A डैश की जगह हो गया 3A। तो ये 3 बटे में चला आएगा तो हो जाएगा रो L/3 3 9A। अब 1/9 को आगे निकाल लें तो R डैश बराबर हो जाएगा 1/9 रो L/A। अब रो L/A का मान हम समीकरण 1 से रख दें तो R डैश बराबर हो जाएगा 1/9 गुणे 10। ये समीकरण 1 से हमने मान रख दिया है, 1 से। तो यानी कि नया प्रतिरोध जो R डैश है वो हो जाएगा 10/9 ओम। तो यही आपका आंसर आ रहा है, नया प्रतिरोध हो जाएगा 10/9 ओम।
20 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है, तो शक्ति की परिभाषा हम लोग को पता है, P = W/T से। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल में दे रखा है 200 वाट का एक हीटर 220 वोल्ट मेन से जुड़ा हुआ है। तो हीटर की शक्ति P दे रखी है 200 वाट और V विभवांतर दे रखा है 250 वोल्ट। ये कह रहा है गणना कीजिए हीटर में प्रवाहित धारा। तो I की मान निकाल रहा है, तो P = होता है VI, तो I = हो जाएगा P/V। P का मान 200 दे रखा है, V का मान 250, काट देंगे, .08 एम्पियर आ जाएगा। तो ये एक आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर पे पूछ रहा है हीटर के तार का प्रतिरोध। हीटर जो है उसके तार का प्रतिरोध। तो हमारे पास P के कई सारे फार्मूले हैं। P = VI से अगर हम लोग यहाँ पर I की जगह V = IR होता है, तो I की जगह V/R रख दें तो ये हो जाएगा V²/R। तो यहाँ पर हमको सारे मान पता हैं, तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं, या V को हटा के भी मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा P = होता है V²/R, तो R बराबर हो जाएगा V²/P। V का मान 250 × 250 बटे P का मान हमको दिया हुआ है 200। जीरो से जीरो कट जाएगा, 625/2। यहाँ कट करेंगे तो आ जाएगा 2×3 6, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो यह आ जाएगा R बराबर 312.5 ओम। अगला क्वेश्चन है 10 घंटे में व्यय ऊर्जा। 10 घंटे में व्यय ऊर्जा केवल 10 घंटे, दिन की बात नहीं कर रहा है। तो हम लोग निकालेंगे kWh निकालना है, तो वाट × घंटा। दिन की कोई बात नहीं, अगर दिन लिखेंगे भी तो दिन 1 रखेंगे, 1000 वाट है 10 वाट है, सॉरी वाट है 200 वाट 10 घंटे तक चलाया जा रहा है, और 1000 इसमें नीचे भाग कर देंगे, तो कुल आ जाएगा 2 kWh, या यूनिट भी लिख सकते हैं, 2 यूनिट। तो एक आपका ये आंसर हो जाएगा। जैसा कि 21 नंबर प्रश्न में देख रहे हैं, अभी पिछला क्वेश्चन एक हम लोग लगा चुके हैं। इस परिपथ में R1 R2 यहाँ दिया नहीं है, शायद ये R2 होना चाहिए। R2 और R3 तीनों 30 ओम के हैं। R4 और R5 ये दोनों 20 ओम के हैं, और R6 10 ओम का है। इसमें पूछ रहा है परिपथ को 12 वोल्ट बैटरी से संयोजित किया जाता है, तो गणना करके बताइए परिपथ में कुल कितना प्रतिरोध है और बैटरी से कितनी विद्युत धारा। तो आसान क्वेश्चन है, यहाँ से कितनी विद्युत धारा I निकल रही है ये निकालना है। तो पहले परिपथ का तुल्य प्रतिरोध यहाँ पर निकाल लें। तो R1 R2 R3 का ये आपस में समांतर क्रम में है, तो पहले इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लें। R1, R2 व R3 का समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। इस तुल्य प्रतिरोध इसको हम लोग पार्श्व भी बोल सकते हैं, इसको हमने मान लिया R'। तो R' समांतर क्रम में है, तो 1/R' बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तीनों के मान R1 R2 R3 30 ओम दे रखा है, तो हो जाएगा 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30 यानी कि 3/30। 3 से काट देंगे तो आ जाएगा 1/10। जब पलटेंगे इसको तो R' का मान आ जाएगा 10 ओम।
तो ये हमको इसका प्रतिरोध पता लग गया। इसी तरह हम R4 और R5 का समांतर क्रम में, R4 व R5 का समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, जिसको नाम दे देंगे R डबल डैश। R डबल डैश नाम दे देंगे तो 1/R डबल डैश बराबर हो जाएगा 1/R4। R4 और R5 एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में है, प्लस 1/R5। तो R4 और R5 का मान 20 ओम है, तो 1/20 प्लस 1/20 बराबर 2/20, काटेंगे तो 10, 1/10। तो R डबल डैश का मान भी आ गया 10 ओम। अब यहाँ अगर देखें तो ये पूरा एक साथ अगर देख रहे हैं हम R डैश, R डबल डैश और R6, ये तीनों आपस में श्रेणी क्रम में, क्योंकि जितनी धारा यहाँ पर कुल मिला के इसमें जा रही है उतना ही धारा इसमें कुल मिला के जा रही है, उतनी ही यहाँ पर। तो परिपथ का फिलहाल तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो ये जो तैयार हुआ है R डैश, ये जो तैयार हुआ है R डबल डैश और ये R6, ये तीनों आपस में श्रेणी क्रम में हैं और इनका अगर हम कुल प्रतिरोध निकाल लें तो वही परिपथ का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो हम लोग निकालेंगे R6, R डैश व R डबल डैश, R डैश व R डबल डैश का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, क्योंकि यही तुल्य परिपथ का प्रतिरोध है, इसको R मान लिया, तो R बराबर हो जाएगा R6 प्लस R डैश प्लस R डबल डैश। सभी का मान 10-10 ओम है, R6 का भी 10 ओम दिया हुआ है, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी कि R बराबर हो गया 30 ओम। यही परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है। तुल्य प्रतिरोध बोलें या कुल प्रतिरोध बोलें, बात एक ही है। तो एक तो ये आंसर हो गया हमारा। परिपथ में धारा पूछ रहा है, तो परिपथ में धारा I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R, V इक्वल टू I R से। तो I इक्वल टू V, विभवांतर जो दे रखा है वो दे रखा है 12 वोल्ट, तो 12/30, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 0.4 एम्पियर। तो ये इसका आंसर हो गया। I इक्वल टू V अपॉन R, 12 इसका मान रख दिया, 30 काटेंगे तो 0.4 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, विद्युत का आंकिक प्रश्न का 22 नंबर प्रश्न है। 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड 200 जूल, प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ R का मान दे रखा है 4 ओम, ऊष्मा का मान दे रखा है, चाहे W बोलें या H बोल दें, ये है 100 जूल, और प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V हमको पता करना है। तो भैया इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो हमको एक फार्मूला पता है, चूँकि P इक्वल टू होता है W/T, यहीं पर ऊष्मा हम लोग W रख सकते। अच्छा, प्रति सेकंड पूछ रहा है तो T का मान दे रखा है 1 सेकंड, 1 सेकंड दे रखा है T का मान। तो यहाँ पर P इक्वल W/T हो गया। लेकिन P का एक सूत्र और होता है V²/R, क्योंकि हमको विभवांतर पता करना है तो यहाँ V लाना जरूरी है, V²/R और W/T। W भी पता है, T भी पता है, R भी पता है और V का मान पता कर लेंगे। तो यहाँ से V² बराबर हो जाएगा WR/T। W का मान हमको दिया हुआ है 100, यहाँ कार्य है और ऊष्मा W से दिखा सकते हैं या S से दिखा सकते हैं। R का मान हमको दिया हुआ है 4 और समय का मान है 1, तो हो जाएगा 400। तो V² बराबर 400 हो गया, तो विभवांतर V बराबर हो जाएगा √400, और 400 अंडर का अंडर रूट होता है 20, तो 20 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा।